नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर पढ़ेंगे। 2024 का जो करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर मई और जून, मई तक इसमें दिया गया है। इसके बाद इसके अलावा मैं जून तक आपका इसमें कराऊंगा। ये जो पीडीएफ है, ये आपकी खान सर ऑफिशियल पर जो कराई गई थी, ये करंट अफेयर जो कराती हैं कल्याणी मैम, इनके द्वारा कराई गई। इसके अलावा मैं इसको दोबारा से जो है आपको डिटेल से इसमें कराने वाला हूँ। इसमें जितनी भी डिटेल से रहेंगे आपके क्वेश्चन, वे सभी करेंगे। 300 क्वेश्चन है। इसके अलावा 300 क्वेश्चन के अलावा जून के जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बने हैं, वे भी मैं इसमें कराने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसको दिया गया है? यानी कि 2023 में दिया है, लेकिन है कब का? ये 2022 का तानसेन सम्मान। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो दिया गया है, किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका पंडित गणपति भट्ट को। पंडित गणपति भट्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बात करें पुष्पा भारती की, तो पुष्पा भारती को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, और शिवा शंकरी को दिया गया है सरस्वती सम्मान। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। अब जो ये पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो पंडित गणपति भट्ट जो है, इन्हें वर्ष 2022 के लिए अलंकृत किया गया है। 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस सम्मान के साथ उन्हें 5 लाख रुपए, शॉल और श्रीफल तथा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से संबंधित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे सर्वोच्च सम्मान इसको माना जाता है संगीत के क्षेत्र में। बात करें पंडित गणपति भट्ट की, तो पंडित गणपति भट्ट एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, और इनका जो संबंध है वो किराना ग्वालियर घराने से है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म और पालन पोषण कर्नाटक के एक छोटे से गांव असंगी में हुआ था। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मोहन यादव हैं। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई सिंह पटेल हैं, और इनकी राजधानी आपकी भोपाल है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इधर आ जाएगा राजस्थान आपका। इसके बाद ये आपका अगर देखें पश्चिम में, तो पश्चिम में गुजरात है। दक्षिण में अगर बात करें तो इसके महाराष्ट्र आ जाएगा, और दक्षिण पूर्व की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? छत्तीसगढ़। इन राज्यों से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राहुल रसगोत्रा को किया गया है। राहुल रसगोत्रा को आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राहुल रसगोत्रा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। राहुल रसगोत्रा जो है मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक की बात करें तो राहुल रसगोत्रा इसके बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? यानी कि डीजी किसको नियुक्त किया गया है इसका? तो सीआरपीएफ का निदेशक जो बनाए गए हैं वे अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। अनीश दयाल सिंह को इसका जो है अध्यक्ष कह ले या डीजी बनाया गया है। अनीश कुमार सिंह जो है मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं, और सीआरपीएफ की अगर स्थापना की बात करें तो 1939 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और डीजी जो है इसके अभी अनीश दयाल सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। इसके अलावा बात करें नरगिस मोहम्मदी को, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद उन्हें यह अवार्ड, बॉम्बे जयश्री को, उन्हें यह अवार्ड कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा बात करें, यह अवार्ड कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा भी प्रदान किया जाता है। बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री पुरस्कार भी इससे पहले मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अगर बात करें, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं। एनके सिंह 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं एनके सिंह। इसके अलावा वित्त आयोग के बारे में अगर बात करें, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। यह केंद्र व राज्यों के बीच पैसे कितना बटेगा, कैसे बटेगा, और इसकी देखरेख करता है। तो कुल मिलाकर आपके जो 16वें वित्त आयोग हैं उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इसका चेयरमैन बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? डेजर्ट साइक्लोन जो है ये किन 2 देशों के बीच में किया जाएगा? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई
भारत और यूएई के बीच में ये किया जाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? राजस्थान में किया गया। राजस्थान के भी महाजन में इसका आयोजन किया गया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करेगा, सहयोग को और मजबूत करेगा। बात करें यूएई की, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। इसकी मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है आपका ये अरब प्रायद्वीप है। यहाँ से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र है ये अरब प्रायद्वीप है और अरब प्रायद्वीप में ही एक देश है यहाँ पर, ये यूएई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो ये लाल सागर है और ये अरब सागर है। इसके अलावा यहाँ पर अदन की खाड़ी है और ये फारस की खाड़ी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो हाटी समुदाय जो है ये काफी दिन से मांग कर रहा था एसटी में शामिल होने के लिए, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए। ये कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश की ये जनजाति है, ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया था। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका ताल के नाम से भी झीलें हैं। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? यानी कि 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो ब्रिक्स का जो अध्यक्ष बनेगा इस बार वो रहेगा कौन? रूस रहेगा। तो अगले साल यानी 2024 में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी को लेकर ब्राजील ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी कि नंबर ब्राजील का था परंतु ब्राजील ने मना कर दिया। ब्राजील जो है आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है, यहाँ पर ये ब्राजील है। तो ब्राजील ने मना कर दिया, जिस कारण ब्राजील का कहना है कि एक ही साल में वह G20 और ब्रिक्स दोनों के ही सम्मेलन नहीं करवाएगा, क्योंकि इनके यहाँ पर G20 का भी सम्मेलन होना है, ब्राजील में ही G20 का भी सम्मेलन होना है आपका 2024 में। तो इसलिए उन्होंने जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया। ब्रिक्स दोनों ही सम्मेलन नहीं करवा पाएगा, इंतजाम को लेकर उसके पास चुनौती है। तो ऐसे में अगले साल ब्रिक्स की मेजबानी जो करेगा ब्राजील नहीं करेगा। इसके अलावा ऑर्डर के हिसाब से अगला नाम जो है रूस का आता है। तो इसमें जो है ये क्रम से करते रहते हैं इस तरह से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है। इसके अलावा चाइना है सी से और ऐसे आ जाएगा साउथ अफ्रीका, हाँ जी साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्रम रहता है। तो अब अगर ब्राजील इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? फिर रूस है। तो रूस इसकी अध्यक्षता करेगा। 2024 में ही सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। कहाँ पर? रूस में। रूस के शहर कजान में यह सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। तो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता की जाएगी इस साल 2024 में वो की जाएगी रूस के द्वारा और साउथ अफ्रीका करेगा इस साल किसकी? तो G20 की। एक मिनट, साउथ अफ्रीका नहीं, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील जो करेगा वो करेगा किसकी? ब्राजील के द्वारा की जाएगी G20 की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से घटकर कितनी हो गई है? ब्रिक्स के जो सदस्य संख्या हैं वो 5 थी, तो 5 से अब इसमें कितनी हो गई है बढ़कर? तो अब हाल फिलहाल में इनकी जो संख्या हो गई है वो हो गई है 10, ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या 10 हो चुकी है। अब 10 में कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार। चलिए जी देखते हैं। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा की है कि ब्रिक्स में 5 नए देशों को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से देश हैं? मिस्र है इसमें एक आपके लिए, मिस्र के अलावा इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और इसमें अर्जेंटीना का भी नाम था, लेकिन अर्जेंटीना ने अपना नाम इसमें वापस ले लिया। यानी कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की अध्यक्षता को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। पहले ब्रिक्स में सिर्फ 5 भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ही शामिल थे, लेकिन 5 देश और आ गए तो फिर इतनी संख्या कितनी होगी? तो 10 इनकी संख्या वर्तमान में हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज को इससे सम्मानित किया गया है। BR कंबोज को इससे सम्मानित किया गया है, जबकि आपका स्वामीनाथन को 2023 का भारत रत्न भी दिया गया है। चलिए बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को प्रतिष्ठित SM स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंबोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में
वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो किया गया है वो अरिंदम बागची को किया गया है। अरिंदम बागची को किया गया है, ठीक है। अमित खत्री जो कि नासा में है, ठीक है। और गीता गोपीनाथ की अगर बात करें तो IMF ये डिप्टी कमिश्नर यानी कि अध्यक्ष हैं। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अरिदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और भारत इसका जो है फाउंडर में ही शामिल था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 से ही भारत भी इसका मेंबर है। इसके बाद बात करें इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क हडसन में है। और अध्यक्ष इसके कौन है अभी हाल फिलहाल में? तो एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं वे इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार इस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है। तो म्यांमार के साथ जो है मुक्त आवाजाही को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। भारत सरकार जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को, यानी कि म्यांमार और भारत के बीच में जो आने जाने के लिए मुक्त आवाजाही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ये समाप्त करने की योजना बना रही है। विस्तार से देख लेते हैं इसमें क्या है कि केंद्र सरकार म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फ्री मूवमेंट रिजीम के दुरुपयोग को समाप्त करना है, यानी कि जो उधर से इधर लोग आते जाते रहते हैं, इसमें तस्करी वगैरह जो होती है उसको रोकने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल विद्रोही समूह भारतीय सीमा पर हमले करने और म्यांमार की ओर भागने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर जो है विद्रोही जो है भारत की सीमा पर हमला करते हैं, हमला करके म्यांमार में भाग जाते हैं। तो इसीलिए जो है म्यांमार और भारत के बीच में मुक्त आवाजाही जो है उसको समाप्त किया जाएगी। ये जो है आप देख रहे हैं ये देश है आपका म्यांमार, ये भारत के लगभग आपका पूर्व में है। ये भारत है तो भारत के पूर्व में आपका म्यांमार है। म्यांमार के ऊपर अगर बात करेंगे तो चीन है और इधर अगर बात करें तो ये थाईलैंड है और नीचे बात करेंगे ये मलेशिया है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है। चलिए जी, म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार की सीमा 4 राज्यों के साथ में लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगी है। भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नेपिडो यहाँ की राजधानी है और मुद्रा की बात करें तो म्यांमार कयात यहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया है या राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान के द्वारा हिम तेंदुए को, ठीक है, हिम तेंदुए को जो हिमालय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खान सर ऑफिशियल की ये PDF है, इसको मैं आपको करा रहा हूँ। किर्गिस्तान के बारे में बात करेंगे। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ये देखिए यहाँ पर ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान देश है, ये भारत की सीमा है, ये मान लो ये भारत है, यहाँ पर इस तरह से भारत है, ऊपर चीन है, तो ये आपका किर्गिस्तान है। तो हाल ही में किर्गिस्तान के द्वारा हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। ICUN के अंतर्गत हिम तेंदुओं को दुर्बल जीवों के अंतर्गत शामिल किया गया है। हिम तेंदुओं की अगर संख्या की बात करें तो 9,800 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, तो हिम तेंदुओं को ही पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। हिम तेंदुए लगभग 12 देशों में पाए जाते हैं। भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों का जो राज्य पशु है वो हिम तेंदुआ है। किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक है और यहाँ के राष्ट्रपति सादिर जपारोव यहाँ के राष्ट्रपति है। मुद्रा की बात करें तो किर्गिस्तानी रोम यहाँ की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी कौन? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाई गई है। रश्मि शुक्ला की अगर बात करें तो 1988 बैच की IPS अधिकारी है, 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं और महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी 2024 को उन्हें राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला अधिकारी है, यानी कि DGP के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया? तो चीन है भाई साहब, ठीक है। चीन जो है हाइड्रोजन संचालित करने वाला शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा है, जबकि विश्व का पहला कौन आएगा? तो जर्मनी आ जाएगा। जर्मनी पूरी दुनिया में पहला देश है जिसने शहरी ट्रेनों को लॉन्च किया है हाइड्रोजन के द्वारा संचालित। ठीक है जी, चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में ही। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जर्मनी
पहला देश था जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलाने वाली ट्रेनों की शुरुआत की। ये ट्रेन की अधिकतम गति की अगर बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है और यह बिना ईंधन भरे भी 600 किलोमीटर की दूरी तक चल सकती है, यानी कि बिना हाइड्रोजन के भी 600 किलोमीटर की दूरी तक ये जा सकती है। फ्रांस की कंपनी एस्टोम द्वारा विकसित जर्मन ट्रेन ने बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो फ्रांस की है। चलिए बात करें तो चीन की। चीन को देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो है, ये नक्शा जो देख रहे हैं आप सारा, ये चाइना है, ये सारा जो है चीन का हिस्सा है। जी हाँ, ये यहाँ तक आपका चाइना रहने वाला है सारा। तो भारत के उत्तर में है ये जो पूरा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र चाइना का है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पर ये मंगोलिया है, ऊपर रूस है इसके। नीचे अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर तुम्हारा थाईलैंड, लाओस वगैरह है, वियतनाम इधर है, ये जापान है। ये यहाँ पर अगर बात करें तो चीन सागर है, ये पूर्वी चीन सागर है। तो ये भारत जो है चाइना का नक्शा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है, 5वें कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, नाम है इनका शेख हसीना। शेख हसीना ने चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार जीत हासिल की है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी इसकी ढाका है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है इसकी बांग्लादेशी टका। और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बात करें, ये देखिए यहाँ से नदी है ये आपकी पद्मा, और ये आकर मिलती है कौन सी? जमुना। ठीक है, तो इन दोनों को पद्मा और जमुना, ब्रह्मपुत्र को आपका बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है। जब दोनों मिल जाती है तो भी पद्मा बनती है, और आगे जाकर मेघना या बराक से जाकर मिलकर ये इस तरह से बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। विश्व व्यापार संगठन में भारतीय राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है? यानी कि विश्व व्यापार संगठन में WTO में जो भारतीय राजदूत है, जो स्थायी प्रतिनिधि है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी इनका नाम है। ये विश्व व्यापार संगठन में भारतीय राजदूत है स्थायी। इसके अलावा और फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए मार्च 2024 से जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भारतीय राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। वह उत्तर प्रदेश कटर के 2002 के IAS अधिकारी हैं। वह WTO में ब्रजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। बात करें WTO की, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई 1995 में हुई। मुख्यालय जेनेवा से स्विट्जरलैंड में है इसका। महानिदेशक की बात करें तो नागोजी ओंकोजो इवेला इनका नाम है। ये इसके WTO के महानिदेशक हैं। 13वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के 13वां मंत्रिमंडलीय या मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अगर बात करें तो फरवरी 2024 में आबू धाबी में इसका आयोजित किया गया था। जी, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 26 खिलाड़ियों को इससे सम्मानित किया गया है। 26 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है या अर्जुन अवार्ड दिया गया है। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनमें यूपी के 2 खिलाड़ी क्रिकेटर मोहम्मद शमी और एथलीट पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो ये 1961 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इस समय आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इस वीडियो में आपका जो है, एक आपका जनवरी से लेकर मई और जून, अभी हाल फिलहाल में जून यानी कि चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो भी मैं इसमें आपका कराने वाला हूँ। चुनाव के रिजल्ट तक का कंप्लीट मैं इसमें आपको कराऊंगा इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जितने भी पिछले 6 महीनों के आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वे सब इससे बनने की संभावना रहेगी। यहीं से आपके क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें। और किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका अभी हाल फिलहाल में आपका MPPCS होने वाला है, इसके अलावा UPSC और SSC वगैरह के जो एग्जाम होंगे, रेलवे के जो एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश PCS भी होना है आपका अक्टूबर में, तो उसके लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगी। जून तक की जो करंट अफेयर रहेगी इसमें वो मैं आपकी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज तक यानी कि कुल मिलाकर 13 जून तक की जो भी करंट अफेयर है वो सारी इसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? कुल मिलाकर मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड जो दिया गया 2023 का, वो किसको दिया गया है? तो चिराग शेट्टी के साथ साथ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को भी यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, दोनों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। तो किस खेल से संबंधित है दोनों के दोनों? इन दोनों का जो खेल है वो है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से संबंधित है ये दोनों। तो इन दोनों को इस
वर्ष यानी कि 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो इंद्रमणि पांडे हैं। इंद्रमणि पांडे इस पद पर नियुक्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक जिसको कहा जाता है, ये महासचिव का पद ग्रहण किया है। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो बिम्स्टेक वो जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सोशल टेक्निकल ऑफ इकोनॉमिकल तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इसी को बिम्स्टेक कहा जाता है। स्थापना की बात करें तो जून 1997 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य देशों की अगर बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, इसके अलावा म्यांमार, नेपाल, नेपाल के साथ साथ श्रीलंका और थाईलैंड इसमें है। ये आपका इंडिया है, यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, भूटान के साथ साथ म्यांमार, म्यांमार के अलावा थाईलैंड, थाईलैंड के साथ साथ अगर बात करें आपका श्रीलंका और नेपाल हो गया ऊपर आपका, ठीक है, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, ये देश हैं आपके इसमें। तो 7 देशों का समूह है जिसको बिम्स्टेक के नाम से जाना जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नासिक, नासिक में इसका आयोजन किया जाएगा। नासिक जो है महाराष्ट्र का शहर है और गोदावरी नदी के तट पर है। यहीं पर कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है। कुंभ का जो मेला भरता है वो नासिक में भी भरता है, गोदावरी नदी के तट पर। बेंगलोर की बात करें तो ये वर्ष वर्षभावती नदी है, ठीक है, और वर्षभा नदी के तट पर बेंगलोर शहर स्थित है। कर्नाटक का शहर है, कर्नाटक की राजधानी है। हैदराबाद की अगर बात करें तो ये आपका तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर है और इसे भारत की या एशिया की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, ठीक है, और देश के युवाओं को संबोधित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रांस के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है ग्रेम्बियल अटाल। ग्रेम्बियल अटाल जो है फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले मैप देख लीजिएगा, ये आपका फ्रांस है, यूरोप में ये फ्रांस है। यहाँ पर आपका जो है अटलांटिक महासागर है। ऊपर अगर बात करें तो ये यूके है। इसके अगर नीचे अगर यहाँ पर बात करेंगे ये स्पेन है, ठीक है, और ये इटली से इधर सीमा लगी हुई है इसकी, तो ये आपका फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ग्रेम्बियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ग्रेम्बियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और 24 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि आधुनिक फ्रांस की अगर बात करें तो सबसे कम उम्र, कुल एज इनकी 34 साल है, 34 साल के हैं। इन्होंने लोरेंट क्रेम्बियल को पीछे छोड़ दिया है जो 37 साल की उम्र में 1984 ईस्वी में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस जो है आपका वो सीन नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर स्थित है ये शहर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी आपका पेरिस में ही। मुद्रा की बात करें तो यूरो है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो हाल फिलहाल में अभी ये आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है, तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया था। मिलन का जो आयोजन किया गया 19 से 24 फरवरी 2024 के बीच में किया गया। ये देखते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण, ये 12वां संस्करण था, तो 11वां जो संस्करण किया गया वो फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत चार देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ इसको शुरू किया गया था। और इस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करें 1995 में, तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। विदेश मंत्री की सॉरी वित्त मंत्री की अगर बात करें तो इस समय मनमोहन सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। नोवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है आपका होगा, अच्छा,
नोवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो 2023 में हुआ, ये कहाँ पर होगा? तो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। नोवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 भारत का सबसे बड़ा विज्ञान मेला है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान मेला है। अगर बात करें, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में आयोजित किया गया था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी एसोल्ट राइफल लॉन्च की है? एसोल्ट राइफल, ये देख रहे हैं आप, ये एसोल्ट राइफल है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है उग्रम। उग्रम इसका नाम है। राइफल का पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, जिसे उग्रम नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है क्रू। डीआरडीओ की अगर बात करें, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई, मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर समीर वी कामत, इसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, हाल में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये इसकी तस्वीर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन किया, जो 30,500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। अटल ब्रिज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अटल ब्रिज जो है, देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज भी है। लागत की बात करें तो 17,840 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगी है। लंबाई की अगर बात करें तो 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह 6 लेन वाला रोड ब्रिज है, यानी कि 6, 3 एक तरफ और 3 आने के लिए, 3 जाने के लिए इस पर रोड है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। इससे 2 घंटे के सफर को 15 मिनट में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्र पुल भी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, कुछ ज्वार और तेज हवाओं के दबाव का भी असर नहीं पड़ेगा। चलिए जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू हुई? तो ये देवोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुई है। देवोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जो है, आपकी मीटिंग शुरू हुई है। मीटिंग, हाँ, सालाना मीटिंग शुरू हुई है। फिर देखते हैं क्या जी, कब से कब तक का आयोजन किया जाएगा? तो 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। मीटिंग की थीम जो थी, रिबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण इसकी थीम थी। युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए बैठक की थीम रखी गई थी। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वीईडब्ल्यू के बारे में अगर बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना की बात करें तो 1971 में की गई। इसी समय बांग्लादेश का भी गठन किया गया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा कोलोनगी म्यूनिसिपल में है। जर्मन प्रोफेसर क्लोस श्रोब ने 1971 में डब्ल्यूईएफ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, ये देखिएगा, ये आपका स्विट्जरलैंड है। ये यूरोप का एक देश है, यहाँ पर है जी स्विट्जरलैंड, और इधर है ये फ्रांस, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर बात करें तो ये है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत इन दोनों को आपस में जोड़ता है। और अगर नीचे देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो देखते हैं, ये आपका भूमध्य सागर। इसे सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को ये अवार्ड दिया गया है। के बारे में बात करें, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। पिछले 4 साल में यह पहली बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटेना कोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी से सम्मानित किया गया है। फीफा की अगर बात करें, स्थापना हुई 1940 में। मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं आपके गियानी एम्फिनिटो इसके अध्यक्ष हैं। चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत को चौथी रैंक प्रदान की गई। सबसे पहले यूएसए है, यानी कि अमेरिका। दूसरे नंबर पर रूस की है। तीसरे नंबर पर चीन, और चौथा नंबर आता है जी भारत का। दुनिया में सबसे ताकतवर देश की अगर बात करें, तो भी आपका अमेरिका आएगा, उसके बाद रूस है, चीन है, फिर आपका भारत, और इसके बाद नंबर आता है दक्षिण कोरिया की सेना का। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची तैयार की। दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे पर, चीन तीसरे पर, और इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंक में दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान 9वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में सैन्य क्षमता का आंकलन करने वाले 60 फैक्ट्स शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो असम वैभव से रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा 2024 में। इसी पुरस्कार से रतन टाटा को 2022 में किया गया, और 2023 में तपन सेकेया को किया गया था।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असम वैभव राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ही साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर अहम फैसला लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, हाल ही में भारत ने लाइट वेट टैंक जोरावर का परीक्षण किसने किया? तो जोरावर का जो परीक्षण किया गया वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये आपका जोरावर है, इसको देख सकते हो स्क्रीन पर। एक तरह का ये युद्धपूर्व टैंक है। जोरावर भारत का लाइट वेट टैंक है। डीआरडीओ के द्वारा जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण 15 जनवरी 2024 से शुरू किया गया। यह टैंक अप्रैल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग और निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल इस टैंक को और भी खास बनाता है। डीआरडीओ की बात में पीछे भी कर चुके हैं। 1958 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो पहले देश की बात करें तो अमेरिका है, दूसरा देश भारत था और तीसरा देश बना है जी आपका ईरान। ईरान तीसरा देश जिसने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरान से पहले भारत सितंबर 2016 में और अमेरिका 2011 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है? तो फारसी को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। फारसी 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा होगी। 9वीं जो है शास्त्रीय भाषा होगी। इसके बाद सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक शामिल करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा की गई है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी एक नई शास्त्रीय भाषा होगी, जबकि आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं को पहचान दी गई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी सहित पाली प्राकृत को भी संरक्षित किया गया है। तो पहले 6 थी, अब आपका पाली, प्राकृत और फारसी इन तीनों को भी शामिल करने का अनुमोदन पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इसराइल से लोगों को निकालने के लिए किया गया, और ऑपरेशन करुणा की बात करें तो म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा का प्रयोग किया गया। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? आपका हैदराबाद। का आयोजन हैदराबाद में किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। नंबर 36 की बात करें, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम विकसित किया है? तो उसका नाम है संभव किया है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल प्रणाली संभव विकसित की है। संभव मोबाइल प्रणाली का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में तेज और सुरक्षित संचार उपलब्ध कराना है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भारतीय सेना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को स्थापना की गई। आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख अभी हाल फिलहाल में जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई है? तो अरुण योगी राज के द्वारा इसको तैयार किया गया। विमल पटेल के द्वारा भारतीय संसद का डिजाइन तैयार किया गया था। रामवी तुषार की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई, उसको बनाया गया था इनके द्वारा। तो अरुण योगी राज के द्वारा भगवान श्री राम की मूर्ति 51 इंच ऊंची मूर्ति है, इनकी स्थापना की गई, इसका निर्माण किया गया। कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगी राज। तो 51 इंच भगवान रामलला की मूर्ति इनके द्वारा बनाई गई। भगवान रामलला की 51 इंच मूर्ति 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में उद्घाटन के साथ अनावरण किया गया। रामलला की मूर्ति भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। एक तरफ हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ देवता भी इसमें स्थापित किए गए हैं। इसकी बात खास यह है कि इसे एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है, यानी एक ही पत्थर में कोई भी दूसरी पत्थर नहीं जोड़ी गई। इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बच्चे जूस बाल स्वरूप दिखाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महासचिव चंपत राय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो है इसके जो महासचिव हैं ये कौन है आपके? तो चंपत राय जो है उसके महासचिव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया है? तो जापान जो है चंद्रमा की धरती पर उतर चुका है। ठीक है, इससे पहले चौथा देश कौन बना था? चौथा देश भारत था, पहला अमेरिका, दूसरा आपका रसिया और तीसरा चाइना। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बन चुका है। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन ने चांद्र की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। ये देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ यानी कि रूस, चीन और भारत के बाद 5वां देश जापान बना है।
भारत ने पिछले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा था। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। बात करें जापान की, तो जापान के जो आपके द्वीप हैं, ये होगैडो है, ये होन्शु द्वीप है, यहाँ पर होन्शु द्वीप है, ये आपका हिकाडू है, और ये आपका जो है आपका क्यूशू है। तो ये 4 बड़े द्वीप हैं यहाँ पर। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा है। मुद्रा यहाँ की बात करें तो जापानी येन है। और जापान के द्वारा ही भारत में बुलेट ट्रेन का जो है संचालन किया जा रहा है, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 39, 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश कौन सा बन चुका है? तो फ्रांस जो है सबसे अधिक बार 6 बार विदेशी परेड में यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ है। ये आपका फ्रांस है, ये पूरा फ्रांस का ही बॉर्डर है। ये देखिएगा, फ्रांस जो है भूमध्य सागर, उधर आपका जो है अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। 6 बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश फ्रांस बना हुआ है। फ्रांस भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे या रहे हैं। फ्रांस 6 बार आमंत्रित होने वाला एकमात्र देश है। अब तक भारत देश के द्वारा यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के प्रतिनिधियों को सबसे अधिक 5 बार गणतंत्र परेड में आमंत्रित किया गया था, लेकिन 6ठी बार किसको किया था? फ्रांस के प्रतिनिधि को किया गया। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो पेरिस है। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल है, जो आपके सबसे युवा प्रधानमंत्री है। और मुद्रा की बात करें तो यूरो इनकी मुद्रा है। विश्व की पहली परमाणु बैटरी किस देश ने विकसित की? परमाणु बैटरी की अगर बात करें तो ये चीन के द्वारा विकसित की गई है। परमाणु बैटरी जो है चीन के द्वारा विकसित की गई। विश्व का पहला परमाणु बैटरी चीन ने बनाया है। चीन के बीजिंग की एक स्टार्टअप वीटा वोल्ट के द्वारा एक सिक्के से भी छोटे आकार का परमाणु बैटरी विकसित किया गया है। इस बैटरी में Ni63 समस्थानिक का प्रयोग किया गया है, जो बिना रिचार्ज के 50 वर्षों तक ऊर्जा देती रहेगी। यानी कि इस बैटरी में इतनी क्षमता है कि 50 साल तक चलती रहेगी, डाउन नहीं होगी। चाइना है आपका, मैंने पहले भी दिखाया था आपको नक्शे में। राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। मुद्रा रेन मिनबी है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड इसके साथ किया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी चीन में ही बहती है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट भी जूके यूके 2 चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चाइना की विशेषता है। चाइना एक शक्तिशाली देश, ठीक है, वर्तमान में उभरता हुआ एक शक्तिशाली देश इसको माना जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो आंध्र प्रदेश में भाई साहब, आंध्र प्रदेश में इनकी मूर्ति स्थापित की गई, विजयवाड़ा में। विश्व का सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो स्थापित की गई विजयवाड़ा में की गई है। 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। ये विश्व की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, और इसका निर्माण कांस्य धातु के द्वारा किया गया है। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा की कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। अयोध्या में बने भगवान श्री राम जी मंदिर की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं, देख लेते हैं। राम मंदिर 3 फ्लोर का है और हर मंजिल 30 फीट की है, तो सही है। इस मंदिर में स्टील या लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये भी सही है। मुख्य मंदिर में राजस्थान के भरतपुर जिले से आए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, ये भी सही है। इस मंदिर में ईरान से लाए गए शालिग्राम, ये ईरान से नहीं नेपाल से लाए गए शालिग्राम है। नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। पीएम मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया। लगभग 500 वर्षों बाद अयोध्या राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। श्री राम मंदिर की अगर विशेषताओं की बात करें, राम मंदिर में 3 फ्लोर हैं और हर मंजिल 20 फीट की है। इस मंदिर में स्टील या लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुख्य मंदिर में राजस्थान के भरतपुर जिले से ही गुलाबी बलुआ पत्थर लाया गया है। इस मंदिर में नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति मैसूर के अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है। मंदिर के संकेंद्रीकरण और आर्किटेक्चर से लेकर संपूर्ण कार्यों में 18 करोड़ रुपए का खर्च इसमें हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में 160 पिलर हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर में 132 और सेकंड फ्लोर में 74 पिलर बनाए गए हैं। लंबाई की बात करें तो 360 फीट इसकी आपकी लंबाई है, चौड़ाई 235 फीट है और ऊंचाई 161 फीट इस मंदिर की होने वाली है। राम मंदिर का क्षेत्रफल की बात करें तो 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर का निर्मित क्षेत्र 57,400 स्क्वायर फीट भी है। मंदिर के निर्माण में राम नाम की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो रामशिला, जिन्हें रामशिला कहा गया। ये ईंट राम सेतु के निर्माण और उपयोग किए गए पत्थरों के बराबर है। राम सेतु जो आपका तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वर्ण भंडार में भारत का जो है 9वां स्थान है भाई। 9वें स्थान पर, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर जर्मनी है, तीसरे पर इटली है और भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है सोने के भंडार में। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है 41वें नंबर पर रहा है भारत, ठीक है, 41वें नंबर पर भारत इसमें रहा है।
जेंडर गैप की अगर बात करें, जेंडर गैप में 127वें स्थान पर है। और आपका प्रेस फ्रीडम यानी कि मीडिया जो रही है हमारी, काफी भ्रष्ट, लेकिन मीडिया पर काफी जो है 159वें नंबर पर, देखिए 159वें नंबर पर भारत की मीडिया है। काफी बुरी हालत है भारत की मीडिया की। तो भारत की मीडिया पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा भ्रष्ट जो है भारत की मीडिया को रखा गया है। 159वें रैंक पर इसको दिया गया है। बहुत बुरी हालत है भारत की मीडिया की। तो भारत की मीडिया पर जो है किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद 126वें पर जो है शांति इंडेक्स में हम आपको जो है 126वें नंबर पर है। भारत को इस सूची में फ्लोर डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है, जिसे आशाजनक आर्थिक विकास दिखाया और जो वैश्विक आर्थिक शक्ति के में बदलाव को दर्शाता है। इसे 7.8 स्कोर के साथ 41वें पायदान पर रखा गया है। जारीकर्ता कौन है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट है। टॉप देशों की बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड इसमें टॉप पर रहे हैं। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज हुई? लद्दाख में। भारत में जो है लद्दाख में सबसे ज्यादा तेंदुओं की आबादी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तेंदुए हैं वे लद्दाख में। पक्षी प्रजातियों की बात करें, अगर या टाइगर की बात करें तो टाइगर एमपी में है। और पक्षी प्रजाति की बात करें तो बिहार में है। और मवेशियों की अगर बात करें तो मवेशियों की सबसे अधिक, जैसे कि गाय भैंस, तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना करवाई है। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें से 477 लद्दाख में है, 124 आपके उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए हैं। वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा अनकिमा है। नोट की अगर बात करें तो किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। लद्दाख में भी हिम तेंदुए को राज्य पशु, और लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी राज्य के जो पशु है वो आपका हिम तेंदुआ ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर पदक तालिका में कौन सा है? तो हरियाणा प्रथम स्थान पर। महाराष्ट्र कुल 158, एक मिनट, महाराष्ट्र रहा है पहले स्थान पर। अच्छा, आयोजन कहाँ पर हुआ है सर? पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है भाई। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है 158 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर बात करें तो तमिलनाडु रहा है। और तीसरे पर रहा है आपका हरियाणा। हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला महाराष्ट्र को, ठीक है, और दूसरा आपका तमिलनाडु को। हाल ही में न्यूरो न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो एलन मस्क से। एलन मस्क से इस कंपनी का संबंध है। मस्क ने 2016 में न्यूरोलॉजिकल कंपनी न्यूरोलिक स्टार्टअप शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम करती है। इस चिप को सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। न्यूरिक चिप का उद्देश्य मनुष्य को केवल सोच कर बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जैसे मान के लो कि बाहरी जो वस्तु नहीं, जैसे कि पंखा है, बोर्ड है, टीवी है, ठीक है, तो इन सब का जो है, इन सब का कनेक्ट जो है उस चिप से रहेगा। वो खुद ब खुद चल जाएंगे। आप सोचोगे और सोचते ही आपकी वो चीजें चल जाएगी, कि आपके दिमाग में उसको फिट कर दिया जाएगा, दिमाग के हिसाब से काम करेगी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। हवलदार प्रीति रजक ने भारतीय सेना में सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला जो है बनी है। इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो फ्रांस ने जो है भारत का यूपीआई को अपनाया है। पूरे फ्रांस में कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं पूरे फ्रांस में। और क्वेश्चन इसके बाद और देख लेते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ई कॉमर्स भुगतान स्वीकार करने वाली फ्रांस की कंपनी लायरा के साथ मिलकर फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान तंत्र को स्वीकार करने की घोषणा की है। तो यूपीआई कहा जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो है। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल है। ये आपका देख रहे होंगे आप, ये फ्रांस है। और आज का क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ओलेग कोनोनेग्रो ने अंतरिक्ष में या स्पेस में सबसे अधिक समय बिताया है। कितना? तो 878 दिन, या लगभग 2.5 साल से अधिक समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है। और सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो चुका है। ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। ओलेग कोनोनेग्रो ने हम वतन गेनेडी पडलका द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। तो इन्होंने अपने ही देश के एक अन्य स्पेस में जाने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने यह अवार्ड जीता है। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। इस मोमेंट 30 जून 2023 को रिलीज हुआ था। वही टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार भी जीता है। 66वें वार्षिक
ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजलिस में आयोजित किए गए। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो उनका नाम है व्योम मित्र। व्योम मित्र उनका नाम है। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र इस वर्ष ही तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। स्थापना इसरो की कब की गई? तो 1969 में 15 अगस्त 1969 में की गई। मुख्यालय बंगलोर कर्नाटक में है और अध्यक्ष एस सोमनाथ इसके हैं जी। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत की कुल रामसर साइट पहले 75 थी, तो 5 और जोड़ दी, कितनी होगी? 80 अब हाल फिलहाल में हो चुकी है। हाल ही में, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़े जाने के बाद भारत में अब 80 रामसर साइट हो चुकी हैं। रामसर अगर मैं आपको बताऊं तो रामसर एक जो है ईरान का शहर था जहां पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इसमें 2 वेटलैंड तमिलनाडु और 3 कर्नाटक की स्थित हैं। इसके साथ ही देश में 80 वेटलैंड रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो रामसर साइट किसे कहते हैं? स्थल और जल के बीच का दलदली क्षेत्र। स्थल यानी कि भूमि और पानी दोनों के बीच का जो दलदली क्षेत्र होता है उसी को रामसर साइट कहा जाता है। इसके साथ ही देश में जो है 80 रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कर्नाटक में है आपकी अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनासिकी एस्चुरी मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, और तमिलनाडु में है आपकी कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लोंगवुड 16 रिजर्व वन। तो रामसर साइट 16 जो है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्यायक, ये आपका सर्वेक्षण पोत है। देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संध्यायक फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना की अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष राधाकृष्णन हरि कुमार इसके अध्यक्ष थे पहले, अब कौन हो चुके? दिनेश त्रिपाठी। वर्तमान में दिनेश त्रिपाठी इसके अध्यक्ष हैं, ये अब नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इनके जगह कौन आए हैं? तो दिनेश त्रिपाठी आए हैं जी आपके भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, हाल ही में जारी टोम टोम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? तो लंदन है भाई साहब। लंदन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम है। हाल फिलहाल में 2023 की जो रैंकिंग है उसमें आया है इसका स्थान। एम्स्टर्डम की टोमटोम कंपनी ने दुनिया के 387 देशों के ट्रैफिक का हाल बताने वाली रिपोर्ट जारी की है। टोमटोम कंपनी ने 2023 की रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर को भारत का सबसे कंजेस्टेड शहर बताया है। वहीं दुनिया में छठे और नंबर 6 पर इसका स्थान है। पूरी दुनिया में छठा नंबर है और भारत में पहला नंबर किसका है? तो बेंगलुरु का। इस बार एयरवे ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे खराब स्तर ट्रैफिक वाले 10 टॉप शहरों में भारत के बंगलुरु और पुणे को छठा और 7वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। इस रिपोर्ट में नंबर 1 रैंकिंग यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन को पहला स्थान दिया गया है। वहीं आयरलैंड के डबलिन को दूसरा और कनाडा के टोरंटो को तीसरा स्थान दिया गया है, जबकि बेंगलोर का छठा स्थान है और पुणे का 7वां। इसका पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में बापू टावर स्थापित किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर बिहार में पटना में बनाया गया है। बापू टावर पटना में गर्दनी बाग में स्थित किया गया है। इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट है और यह 6 मंजिला टावर है और सारा का ये पूरा जो है आपका तांबे का है। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की? तो नासा के द्वारा की गई। भाई साहब, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसके द्वारा की गई है। सुपर अर्थ नासा द्वारा खोजा गया बोना ग्रह है। सुपर अर्थ जो है बोना ग्रह है और यह ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है तथा इसमें जीवन का समर्थन करने की क्षमता है। सुपर अर्थ यहाँ जीवन संभव हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिकी की अनुसंधान संस्थान नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर एवं पृथ्वी की तुलना में 1.5 गुना बड़ा एक संभावित सुपर अर्थ खोज निकाला है जहां पर जीवन संभव हो सकता है। इस सुपर अर्थ का नाम POI 71b सॉरी 715b रखा गया है। नासा ने 2021 में हर्बल टेलीस्कोप की जगह पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था। चलिए, हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी किया? तो विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो सोमालिया दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की रिपोर्ट जो है जारी की गई। इस रैंकिंग में नंबर 1 पर अगर बात करें तो सबसे कम जो भ्रष्टाचार है वो कहां पर है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और 180वें नंबर पर रहने वाला सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट किसे बताया गया है? तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया गया सोमालिया को। सोमालिया अफ्रीका का एक देश है। और बात करें सबसे कम तो डेनमार्क। लेकिन भारत की भी स्थिति इसमें काफी खराब है। 93वें स्थान पर भारत को रखा गया है। 93वें स्थान पर 180 में से भारत को रखा गया है। ये देखिए सोमालिया और वो कंट्री है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये यहाँ पर लाल सागर है, ये अदन अदन की खाड़ी है और ये यहाँ पर आपका अरब सागर है।
ये यहाँ से भारत है। तो ये जो देश है यहाँ पर, ये है आपका सोमालिया, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश इसको बताया गया है। यहाँ से जितने भी जहाज जाते हैं ये सबको लूटते हैं यहाँ पर। यहाँ पर काफी डाकू, समुद्री डाकू रहते हैं इसमें। तो बात करें सोमालिया की, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी मोगादिशु है। मुद्रा की बात करें तो सोमाली सिलिंग है। और राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद यहाँ के राष्ट्रपति है। इस्लामिक ये कंट्री है। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। वरुण घोष ने जो है गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया की संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले सेनेटर बन गए हैं। हालांकि वह ऑस्ट्रेलिया संसद में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं है। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया सांसद की अगर बात करें तो उनका नाम था सुखदेव प्रसाद, जिन्होंने 1987 में शपथ ली थी। लेकिन गीता पर हाथ रखकर शपथ जो है इसके द्वारा ली गई, वरुण घोष के द्वारा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है ये है आपका, हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो नरेंद्र कुमार यादव बने हैं जी आपको, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं फिट इंडिया के। फिट इंडिया के जो संस्थापक है वे आपके सुपर्णो शतपथी हैं। स्थापना 29 अगस्त 2019 में की गई। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, मुख्यालय नई दिल्ली में। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रन से हराकर अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। आयोजन इसका साउथ अफ्रीका में हुआ। स्थापना 1909 में की गई थी आईसीसी की। मुख्यालय की बात करें तो दुबई यूएई में है। अध्यक्ष ग्रेग बर्गले हैं इसके। 1963 की बात करते हैं, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ए और बी यानी कि पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों का दिया गया है 2024 में, जबकि 2023 में आपका मिस्र का भी इनको दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम अगर बात करें तो ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू के ऑर्डर का नाम था। क्यों दिया गया? प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की एकता को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण के कारण का नेतृत्व करने की दिशा में मोदी जी को यह उत्कृष्ट योगदान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में कौन कौन से पुरस्कार मिले उनको भी एक बार देख लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी का 2024 में दिया गया। इसके अलावा चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये आपका फिजी का 2024 में ही दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस का दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत में 2023 का दिया गया। पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार ये पलाऊ 2030 में दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र का, ये भी 2023 में दिया गया। ये आपका फिजी और पापुआ न्यू गिनी की अगर बात करें तो ये आपका फिजी है यहाँ पर, और पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये ऊपर यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फिजी है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये आपका ये भी यहीं पे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है जिन्हें पहले मौत की सजा दी गई थी? तो कतर के द्वारा इनको रिहा किया गया। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इसमें से ज्यादातर 12 फरवरी 2024 को भारत लौट आए हैं। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और फिर बाद में इनको जो है बरी कर दिया गया। कतर के बारे में बात करें तो कतर की राजधानी दोहा है। अमीर शेख शेख तमीम बिन अबल अल थानी कतर पर थानी राजवंश का शासन है। और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो राजतंत्र है। इस देश का प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अमीर होता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री है। वह सरकार का प्रमुख होता है। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दुनिया का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर है। कतर में भारतीयों की अगर बात करें तो इस देश में 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। कतर में भारतीयों का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कतर की बात करें तो ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है आपकी जी फारस की खाड़ी, ठीक है। तो ये फारस की खाड़ी है और यहाँ पर ये आपका यूएई है और ये है जी आपका कतर। कतर की राजधानी की बात करें तो दोहा है और ये अरब सागर है। क्वेश्चन नंबर 65, पीएम सूर्य पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना इसका उद्देश्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को किया गया। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना है और हर महीने 300 यूनिट तक बिजली की पेशकश की जाती है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू कहाँ की गई है? तो यूएई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत की गई है। दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रॉनिक एरियल टैक्सी सेवा और वर्टिपोर्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नया वर्किंग बिल पेश किया गया है।
अब इसमें क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं भाई। 20 देशों ने वर्क लाइफ बैलेंस कानून है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस बिल को पेश किया है। नया बिल है। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप ड्यूटी पर हैं, आपकी ड्यूटी का काम खत्म हो गया, तो आपको कंपनी का या बॉस का फोन उठाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जाएगा। कर्मचारी से ड्यूटी खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जा सकता बॉस के द्वारा। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को ड्यूटी खत्म होने के बाद किसी भी तरह के काम करने के लिए मजबूर करता है या दबाव डालता है, तो उसे तगड़ा हर्जाना देना होगा, बड़ा हर्जाना स्वर लगेगा। इस बिल का पास होकर कानून बनना तय है। इसकी वजह यह है कि सरकार के अलावा विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया है। चलिए जी, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो भाई साहब देहरादून में स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में किसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगाई? तो सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब लागू हुआ? तो 2 जनवरी 2018 को हुआ। इस स्कीम का क्या प्रावधान? राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाजत थी। यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो थी, इनको कोई भी गुमनाम चंदा दे सकता है, उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। ये था। इसमें किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ये कार्य किया गया है। अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड ए के तहत ये कार्य किया गया है। इसके बाद बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए इसको समाप्त कर दिया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम पर विवाद क्यों हुआ? संसद में 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम विधेयक को पेश करते वक्त दावा किया कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती, इससे ये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का भी जरिया बन सकता है। बात सही है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फायदा सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिला? तो सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी को जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फायदा मिला। इसके बाद दूसरा नंबर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है और चौथे नंबर पर टीडीपी को इसका फायदा मिला। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम आने की वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 2018 से अब तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को दिया गया है। 6 साल से चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,337 करोड़ रुपए चुनावी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुए। कांग्रेस को 1108 रुपए मिले हैं कुल इसमें। ठीक है जी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में चर्चा में रही CAR टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो आपका कैंसर से संबंधित है। CAR टी सेल थेरेपी को हाल ही में मंजूरी दी गई है। CAR टी सेल थेरेपी का उपयोग लिम्फोमा या ल्यूकीमा जैसे ब्लड कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर इसकी थीम है। ठीक है जी।